दोस्तों आज की रिपोर्ट में 4 बड़ी इंटरनेशनल खबरें हैं। पहली, गाजा से राहत की सांस। तुर्की की इंसानी संस्था IHH ने मलबा हटाने और तबाह इलाकों को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया है और ये सब गाजा को फिर से जिंदा करने की कोशिश का हिस्सा है। दूसरी, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भारी विरोध। नो किंग्स मार्च में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, बोले हम किसी राजा को नहीं मानते। तीसरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बड़ा फैसला। नेतन्याहू और गैलेंटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने से इनकार। और चौथी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच राहत की खबर, जिससे सीमा पर शांति की उम्मीद जगी है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए इन चारों बड़ी खबरों की पूरी डिटेल जानते हैं एक एक कर। दोस्तों एक बड़ी और इंसानियत से जुड़ी खबर तुर्की से आई है। तुर्की की इंसानी राहत संस्था IHH ने सैटरडे को ऐलान किया है कि उन्होंने गाजा में मलबा हटाने और सड़कों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। अल जजीरा के मुताबिक पिछले 2 सालों से जारी इजरायली हमलों और तबाही के बाद गाजा का बड़ा हिस्सा खंडहर बन चुका है। अब तुर्की की यह संस्था वहां एक नया पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें सड़कों की सफाई, बंद गलियों को खोलना और मलबा हटाने का काम शामिल है, खास तौर पर गाजा के उत्तरी इलाकों में। संस्था ने अपने बयान में कहा कि इन कामों का मकसद है गाजा को फिर से रहने लायक बनाना, ताकि लोग अपने घरों में लौट सकें और जिंदगी दोबारा शुरू हो सके। भारी मशीनें और उपकरण मैदान में उतारे गए हैं, जो लगातार टूटे हुए इलाकों को साफ कर रही है और रास्ते खोल रही है। IHH ने बताया कि वो सिर्फ मलबा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि खाने पीने की चीजें, रहने की जगह, साफ सफाई, मेडिकल सहायता और मानसिक सामाजिक मदद भी दे रही है। उन्होंने अब तक करीब $80 मिलियन यानी लगभग 700 करोड़ रुपए की मानवीय मदद गाजा में दी है, जो युद्ध शुरू होने से अब तक जारी है। याद रहे कि 9 अक्टूबर 2025 को हमास और इजरायल के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत हुआ। उसके अगले दिन से पहला चरण लागू भी हो गया। गाजा में हालात अब भी बेहद खराब है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 90% सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और अब तक 68,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,70,000 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। तुर्की की संस्था IHH का यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब गाजा को सिर्फ दवाओं और खाने से नहीं, बल्कि उम्मीद और इंसानियत की बहाली की भी जरूरत है। और अब लगता है कि तुर्की एक बार फिर गाजा के जख्मों को भरने के लिए मैदान में उतर चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप और उनकी टीम के तानाशाही रवैये के खिलाफ ये अब तक का तीसरा बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए पूरे अमेरिका में करीब 2600 जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिनमें लाखों लोग सड़कों पर उतरे। ट्रंप के विरोधी समूह इस आंदोलन को नो किंग्स कह रहे हैं, यानी हम किसी राजा को नहीं मानते, जबकि ट्रंप समर्थक इसे हेट अमेरिका प्रोटेस्ट बताकर खारिज कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन न सिर्फ बड़े शहरों में, बल्कि छोटे कस्बों और यहां तक कि कुछ विदेशी राजधानियों में भी देखने को मिले। पिछली बार ट्रंप के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन जून में हुआ था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक ट्रंप ने कई विवादास्पद फैसले लिए हैं। इसी वजह से इस बार भीड़ पहले से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आई। राजधानी वाशिंगटन DC में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और कैपिटल बिल्डिंग तक मार्च किया। वहां का माहौल किसी त्योहार जैसा था। लोग बैनर, अमेरिकी झंडे और गुब्बारे लिए हुए थे। कुछ ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और अटलांटा जैसे शहरों में भी नो किंग्स मार्च में भारी भीड़ उमड़ी। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम लोकतंत्र और सच्चाई के लिए सड़कों पर हैं। कोई भी सत्ता जनता की आज़ादी पर हावी नहीं हो सकती। एक महिला प्रदर्शनकारी स्टीफन केनी ने कहा, मुझे अपने लोकतंत्र, अपने प्रवासी पड़ोसियों और अपने समुदाय के लिए डर लग रहा है। लोग अपने अधिकार खो रहे हैं। मेरे ट्रांस दोस्त अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं। ऐसे माहौल में चुप रहना गुनाह होता। ट्रंप का मास्क पहने एक व्यक्ति बोला, मैं DC का नागरिक हूं। मैं नहीं चाहता कि सरकार असहमति को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल करे। आज यहां खड़े होकर विरोध करना ही सच्ची आज़ादी है। इन प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद ट्रंप की तरफ से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई।
हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वे मुझे राजा कह रहे हैं लेकिन मैं राजा नहीं हूं। नो किंग्स मार्च के प्रमुख आयोजक लेह ग्रीनबर्ग ने बताया कि ये मार्च करीब 300 जमीनी संगठनों ने मिलकर किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस आंदोलन को कई बड़े नेताओं का भी समर्थन मिला है, जैसे बर्नी सैंडर्स। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने इजरायल की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग की गई थी। दोस्तों, मई में इजरायल ने अदालत से कहा था कि जब तक अदालत के अधिकार क्षेत्र पर चल रही समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक इन वारंट को वापस ले लिया जाए। मतलब इजरायल ये कह रहा था कि पहले ये साबित करो कि तुम्हें इजरायल पर मुकदमा चलाने का हक है, फिर वारंट की बात करो। लेकिन 16 जुलाई को अदालत ने यह अनुरोध ठुकरा दिया और कहा कि वारंट रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके बाद इजरायल ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, लेकिन शुक्रवार को ICC के जजों ने साफ कह दिया कि यह मामला जैसा इजरायल ने पेश किया है अपील के दायरे में नहीं आता। हालांकि इजरायल ICC का सदस्य नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन को 2015 में सदस्यता दी जा चुकी है। इसलिए अदालत को इजरायली नागरिकों के खिलाफ उन अपराधों की जांच का अधिकार है जो कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों जैसे गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में किए गए हैं। नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ नवंबर 2024 में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। उन पर गाजा में अक्टूबर 2023 से किए गए युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप है। ICC के 22 साल के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी पश्चिमी सहयोगी देश के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ ऐसा वारंट जारी किया गया। फिलिस्तीनियों ने इस कदम को ऐतिहासिक फैसला बताया, जबकि इजरायली अधिकारियों ने इसे यहूदी विरोधी करार दिया। इसके बाद से ICC को इजरायल और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका की आलोचना और धमकियों का सामना करना पड़ा है। वाशिंगटन ने कई ICC जजों और अभियोजकों पर पाबंदियां लगाई और अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। ICC ने जवाब दिया कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और दुनिया के निर्दोष पीड़ितों के खिलाफ हमला है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 9 अक्टूबर से जारी संघर्ष को रोकने के लिए शनिवार को तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई। इसका ऐलान कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर किया। बयान के मुताबिक कतर और तुर्की की मध्यस्थता में दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत हुई। इसमें दोनों पक्षों ने तत्काल सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई। साथ ही सीमा पर स्थायी शांति और स्थिरता लाने की व्यवस्था बनाने पर भी बात हुई। बयान में कहा गया है, दोनों देशों ने अगले कुछ दिनों में फॉलो अप मीटिंग करने पर भी सहमति जताई है ताकि संघर्ष विराम को टिकाऊ बनाया जा सके। कतर ने इस समझौते को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया और उम्मीद जताई कि इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव कम होगा और क्षेत्र में स्थायी शांति की नींव पड़ेगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।